बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोयद जाफरी है। आपको अपने व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आपको पसंद आए तो। बहुत सारी आपको हेडलाइंस, बहुत सारे व्लॉग देखने को मिल रहे होंगे। जस्टिस शाहिया अफरीदी ने हुकूमत को परेशान कर दिया, इस्लामाबाद में खलबली मच गई, हुकूमत को सरप्राइज़ दे दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। ये सारी चीज़ें जो हैं हकीकत में एक स्मोक स्क्रीन, जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, आंख का धोखा कहते हैं उर्दू में, और मुनाफकत कहते हैं आम ज़बान में, और चाल बाजी, शतरंज, ये सारा कुछ अगर आप मिला लें तो ये वो सब कुछ है। कैसे है ये आपको इस व्लॉग में समझाऊंगा। जो कल के दिन के अंदर उन्होंने स्टेप्स लिए 4-5, उसमें से एक के बारे में मैं कल आपको बता चुका हूँ, उसकी बुनियाद क्या है। बाकी के बारे में भी आपको बताऊंगा कि उसकी वजह क्या है और ये कहानी किस तरफ जा रही है। उसके अलावा हम बात एक दफ़ा फिर करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टूट फूट की, और जो कि हालात और वाक़यात बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं। फैसल चौधरी साहब ने अदालत के अंदर खान साहब की तरफ से एक पिटीशन दायर कर दी है। पीटीआई उसके बारे में क्या कहती है। उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो क्या नया राग अलाप रहे हैं, और फवाद चौधरी साहब का गुस्सा ठंडा हुआ है कि नहीं हुआ, ये सारी बातें आपको बताएंगे। और इस सब के बीच में खान साहब क्या कर रहे हैं, इस बारे में भी कुछ छोटी मोटी इत्तला आपको देंगे। और आखिर के अंदर जो है आपको ये बताएंगे कि माशाल्लाह से जो कल हमने मेन स्टोरी की थी, अपनी बातचीत की थी ईरान इसराइल जंग के हवाले से, उसमें पाकिस्तान ने एक छोटा सा स्टेप लिया है, और जिससे मामले की सीरियसनेस जो है वो नज़र आती है। मैं तो आपको पहले से इस बारे में वार्न कर रहा हूं, मगर अब हुकूमत को भी मेरा ख्याल है कोई थोड़ा बहुत ख्याल आ गया है। तो इन सारी बातों की तरफ आते हैं और शुरू करते हैं जस्टिस शाहिया अफरीदी के बारे में। मगर उससे पहले एक छोटी सी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे आपके हद अजीज़ पाकिस्तान के जो गोल्डन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो लंदन के अंदर मिडिल टेम्पल, जो कि एक इंतहाई प्रेस्टिजियस सोसाइटी है, उसके डिनर में उनको इनवाइट किया गया है, जो कि एक बड़े ऑनर की बात है। क्यों इनवाइट किया गया है ये अभी तक हमें समझ नहीं आई, लेकिन वही बरतानिया है, वही मगरिब है, जो कि उनकी अप्रूव की हुई 26वीं आईनी तरमीम के बारे में इतनी तनकीद करता है, मगर उन्होंने उनको बुलाया है। मगर पीटीआई ने यह फैसला किया है कि वो वहाँ पर बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। तो जस्टिस साहब जो हैं, जैसा मैंने आपको कल परसों कहा था कि उनकी ज़िंदगी में उनके मामलात और उनकी हरकत और उनके फैसले सारी ज़िंदगी उनका पीछा करेंगे, और वो मामला चल रहा है। अब आते हैं याहिया अफरीदी की जानिब। जो बातें कर रहे हैं लोग कि जी उन्होंने आते साथ हुकूमत की जो है, जो जस्टिस मुनीब को निकालना चाहते थे उन्होंने वापस ले आए, वही बेंच फैसला करेगा। अब 26वीं आईनी तरमीम का जब रिव्यू लगेगा और उसके ऊपर जो बेंच बनेगा और उसकी जो केस लगेगा, वो अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब चूँकि मेजॉरिटी में हैं और जस्टिस शाहिया ने उनको वापस बुलाया है, तो अब सब कुछ जो है मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की मर्जी से होगा। उसके अलावा वो कहते हैं लोग कि जी जस्टिस याहिया ने बिल्कुल एक और सरप्राइज़ दिया। उन्होंने तमाम दहशतगर्दी के अदालों के जजेस को बुला लिया, उनसे कहा कि अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेकर आओ। उसके अलावा उन्होंने फुल बेंच जो है उसको तश्कील दिया और उन सब जजेस को भी बुलाया है, जो कि जस्टिस काजी फायज ईसा चूँकि गैर मकबूल हो चुके थे तो वो उससे कतरा रहे थे। और उसके अलावा भी एक दो उनके स्टेप्स जो हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया है। मगर ये सारी कहानी आपको समझाने से पहले एक बुनियादी नुक्ता आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये सब कुछ ऐसे ही करना होता और जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो इतने ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त उसूल पसंद और इंसाफ पसंद जज होते, तो इतनी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज, इतनी मेहनत, इतनी लान तान, इतनी घसीटा घसाटी करके, ये सब कुछ करके उनको क्यों लाया जाता। जो चीज़ें जिस तरह से की जाती हैं उनकी कोई वजह होती है। उनकी इन डेप्थ एनालिसिस को, हर खबर की बुनियाद को, उस एक्शन के रेफरेंस को और कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश किया करें, तो आपको पूरी कहानी पूरी तरह से समझ आ जाएगी। आपको जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हालत है, उस हवाले से तो मैं आपको बता चुका हूं कि वो तो अब एक रिडंडेंट बॉडी है, उसका तो कोई फायदा एज सच नहीं है, क्योंकि जहां पर हुकूमत को उस पर एतराज होगा, हुकूमत ने बेंचेस फिक्स करने हैं, हुकूमत की कमेटी ने, स्पेशल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने केसेस फिक्स करने हैं, तो वो वहीं पर उनकी टांग खींच देगी और मामला जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक कर लेगी। तो ये भी एक कॉस्मेटिक मेजर है। अब जो जस्टिस याहिया अफरीदी जो हरकतें कर रहे हैं, जो स्टेप्स ले रहे हैं, वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के बेंच के अंदर इंतहाई
غیر جسے کہتے ہیں مقبول پرسنالٹی بن گئے تھے، جس کی وجہ سے حکومت کے چونکہ وہ ریپرزینٹیٹیو تھے، حکومت کی مرضی کے کیسز لگاتے تھے اور ان کی مرضی کے فیصلے دیتے تھے، تو حکومت کو بھی سپریم کورٹ میں ایسا شخص نہیں چاہیے جس کی کوئی سپورٹ نہ ہو۔ تو جیسے یحییٰ آفریدی آتے ساتھ تلواریں نکال کر، تو اسی طرح سے تو چل نہیں سکتے، ان کو پہلے اپنی ایک ریپوٹیشن بنانی ہے۔ ان کو جو کام قاضی فائز عیسیٰ نے غلط کی ہے، یعنی کہ جس کی وجہ سے ان کی سپورٹ خراب ہوئی، جسٹس یحییٰ آفریدی پہلے اپنی گڈ ول کریٹ کریں گے ان تمام جسٹس کے ساتھ جن کے ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو تھے ان کے تعلقات خراب تھے، اس لیے انہوں نے وہ فل جو بینچ ہے اس کو بلایا ہے اور وہ ساری کارروائی ان کے ساتھ تعلقات بحال کریں گے۔ یہ بھی جو انہوں نے قدم لیا ہے کمیٹی والا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی والا، یہ بھی اسی خراب ہوئی ساکھ کو جو حکومتی ایجنٹ ان جوڈیشری ہے اس کی خراب ہوئی ساکھ کو بحال کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں تیسری جانب کہ جناب انہوں نے وہ دہشت گردی کے جتنے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں ان کو کہا ہے کہ اپنی لے کے آؤ پرفارمنس رپورٹ، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں کس کے خلاف کیسز لگے ہوئے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف لوگوں کی طرف جو ہے ان کے اوپر کیسز لگے ہوئے ہیں تو آپ بہت اچھے سے اگر یاد کریں تو ISPR نے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار کی تھی، اور اس کے اندر وہ بار بار ایک بات کہتے تھے کہ عدلیہ جو ہے، ہم جس طرح سے چاہتے ہیں کہ عدلیہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں فیصلے کرے دہشت گردوں کے خلاف، ڈیجیٹل ٹیررسٹ کے خلاف، اس طرح سے وہ ہو نہیں رہے، نہ اس سپیڈ سے ہو رہے ہیں، نہ اس انٹینسٹی سے ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان کے اندر ڈیجیٹل دہشت گردی بھی بڑھ رہی ہے، اور ویسے بھی جو ناسور ہیں، جو فتنے ہیں، وہ بھی پروان چڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے پرفارمنس رپورٹ کا، رزلٹ کارڈ کا، یہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ وہ کوئی ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی اور عدلیہ کی بحالی اور عدلیہ کی سپریمیسی کے لیے یہ نہیں کر رہے، وہ اسی کام کی طرف جو ہے چل پڑے ہیں جو کام کروایا جانا چاہ رہے ہیں وہ لوگ جو کہ پاکستان کی ریاست کے اندر کافی سے رکھتے ہیں۔ تو اب یہ معاملہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ بنیادی طور کے اوپر ابھی تک جو تینوں میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں ان کا اصل مقصد کیا ہے، ان کی بنیاد کیا ہے، اور یہ سارا کچھ کر کے جسٹس یحییٰ آفریدی اور obviously وہ لوگ جنہوں نے جسٹس یحییٰ آفریدی کے سر پہ یہ تاج رکھا ہے وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں بڑے سٹل طریقے سے۔ ابھی تک اگر ان لوگوں کو جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن کے اندر، اگر ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کس قدر خوبصورتی کے ساتھ، کس قدر باریکی کے ساتھ، کس قدر قدم بقدم پاکستان کی ریاست اپنے مقاصد حاصل کرتی ہے، یہ آپ نے 26ویں ترمیم کی شکل میں بھی دیکھ لیا۔ تو اب بھی اگر آپ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بغیر ان ڈیپتھ انالیسس کیے، بغیر اس کی پرپس کو سمجھے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیں کہ وہ اسلام آباد ہلا کے رکھ دیا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی نے، تو پھر تھوڑا سا آپ کو اپنی عقل و دانش کے بارے میں دوبارہ سے سوچنا چاہیے۔ اتنی محنت کر کے وہ ایک ایسے شخص کو قطعاً نہیں بیک کریں گے۔ آپ کے خیال میں جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بننے سے پہلے کسی صورت، کسی جگہ سے، کسی رابطے کے تھرو کوئی بریفنگ نہیں ملی، اور ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ 2 انتہائی کمپیٹنٹ، انتہائی معتبر سینئر ججز کو سائیڈ پہ لگا کے ان کو کیوں بنایا گیا ہے اور ان سے کیا توقع کی جاتی ہے، وہ اس کو کرتے کیسے ہیں، ان کا طریقہ کار قاضی فائز عیسیٰ کی طرح بھونڈا نہیں ہوتا، یہ بنیادی مقصد ہے۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کو اس تناظر میں تھوڑی ان ڈیپتھ اور بیک گراؤنڈ کی طرح جو ہے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے۔ کوئی اسلام آباد میں تبدیلی نہیں مچ گئی، کوئی جسٹس یحییٰ آفریدی حکومت کے خلاف نہیں چل کھڑے ہوئے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب، جہاں پر فیصل چودھری صاحب جو کہ فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں، جن کی ملاقات بھی ہوئی تھی خان صاحب کے ساتھ، انہوں نے پٹیشن جمع کرائی ہے، اور اس پٹیشن میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے جیل کے اندر جو تمام برات جو کہ ان کی آئینی اور قانونی حق ہے، ان کا وہ ان کی جو بنتی ہے وہ ان کو واپس دی جائیں، جو کہ ان کا حق ہے، جو کہ ان کے مطابق، فیصل چودھری صاحب کے مطابق انہوں نے یہ پٹیشن اور انہوں نے یہ قدم عمران خان کی مشاورت سے اور عمران خان کے کہنے پر اور ان کی اسباب میں سر ہلانے کے بعد یہ قدم اٹھایا ہے۔ اب وہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے مجھے یہ بات کرنے کو کہہ دیا ہے اور یہ کام کرنے کو کہہ دیا ہے، اس لیے میں کر رہا ہوں ملاقات کے بعد۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ شخص جس کو ہم نے اپنی وکلاء کی ٹیم میں سے نکال دیا تھا، یہ خان صاحب کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ خان صاحب نے مجھے کہا ہے خان صاحب نے اس کو کوئی اجازت ایسی نہیں دی ہے، اس نے ایک پرانا مچلکا، ایک پرانا
वकालत नामा जो है वो कहीं से निकाला है आउटडेटेड, और उसके ऊपर ये सारी कहानी जो है ये कर रहा है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर वो ऐसा कर भी रहा है तो उसका मकसद क्या है। फैसल चौधरी ये करके क्या खान साहब की रेपुटेशन ख़राब कर रहे हैं कि खान साहब को अपनी जो जेल के अंदर बरात है और ज़रूरियात है उसकी ज़रूरत है। देखें, हमारी कौम के अंदर एक छोटा सा मसला ये है कि हमें ना अपना जो हीरो है उसको एक फिल्मी हीरो बनाने का बहुत शौक है कि सर फटा हो, उसका खून निकल रहा हो, पसीने में शराबूर हो, हालत उसकी बेजार हो, ज़िंदगी उसकी परेशान हो, फिर वो मुश्किलात के खिलाफ लड़े तो फिर हम कहते हैं वाह वाह क्या लीडर है। अगर इमरान खान जेल में है और उसकी हालत ख़राब है, जो कि रिपोर्टें बाहर आ रही हैं कि जी ना उनको किसी किस्म की सेहत की सहूलियात, कितनी मुश्किल से डॉक्टर दो भेजे और उनका सारा स्कैन स्कून, उनका सारा मुआयना करवाया, उसके बाद उनकी बिजली बंद कर दी जाती है, उसके बाद उनका जो है पूरी दुनिया से राब्ता काट दिया जाता है, ना अखबार ना टीवी ना कुछ, ना उनको एक्सरसाइज करने दी जाती है, इसकी वजह से उनका वजन भी बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, अगर इमरान खान जेल में हैं, पहले तो बात यह है कि आप ये समझते हैं कि जी जेल में वो नाहक है, तो क्या जरूरी है कि जेल के अंदर अगर वो नाहक हैं तो जेल में कम से कम जो उनके हकूक हैं वो हासिल किए जाएं? इससे इमरान खान की जात के ऊपर या उनकी क्या कहते हैं पर्सनालिटी के ऊपर कोई धब्बा नहीं लगता, पहली बात। दूसरी बात, जस्टिस बैरिस्टर गौहर जो हैं, अगर पाक पीटीआई के अंदर ये मसला खड़ा हो गया है तो ये सारी कहानी आप फिर से एक दफ़ा, जिस तरह कल सलमान अकरम राजा और रऊफ हसन और फवाद चौधरी ने पूरी दुनिया के बीच में बैठ के अपने गंदे कपड़े धोए हैं, उसी तरह से आप ये कहानी भी लेके चौक में आके बैठ गए हैं। तो इससे जो सबसे खतरनाक और खौफनाक बात नजर आती है वो ये है कि खान साहब क्या कह रहे हैं अंदर से, वही बात बाहर आ रही है कि नहीं आ रही, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। यानी कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त जो सबसे मकबूल लीडर है उसके मातहत लीडरशिप उससे झूठ बोल रही है, उससे दगा कर रही है। इनमें से कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसका नतारा आप और मैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो ये भी सुनने को मिला कि बैरिस्टर गौहर ये सब जाके खान साहब को 26वीं तरमीम पर बातचीत करके पूरा समझा के आगे, मगर उसके बाद जब मुलाकात हुई है तो शोएब शाहीन बाहर आके कहते हैं खान साहब को 26वीं तरमीम के बारे में कुछ ज्यादा बहुत पता है ही नहीं। तो बुनियादी तौर के ऊपर सच कौन बोल रहा है? और यही वो खौफनाक और खतरनाक सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जिससे उन्हें बचने की कोशिश करनी थी। यही वजह है कि अलीमा खान को भी जेल में डाला गया है इस सब में, क्योंकि वो वाहिद शख्सियत है इस सारे में जिनका कोई सियासी मकसद नहीं है, जो जब खान साहब से मिलती हैं, जो खान साहब बात करते हैं वही बात वो बाहर आके करती हैं, और वो हमेशा बाहर आके एक ही बात करती हैं कि खान को बाहर निकालने के लिए कोई भी मुखलिस नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हवाले से। तो यहां से आपको थोड़ी सी चीजों की समझ आ जानी चाहिए कि हालात वाकयात क्या है। दूसरी तरफ माशाल्लाह से मरवत साहब जो है वो बैठ के केपी के गवर्नमेंट के ऊपर तनकीदें शुरू हो गए। भाई आप बैठ कर टीवी के ऊपर या वीडियो बनाकर इस तरह से करके क्या आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं, किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं मरवत साहब, ये भी मुझे नहीं मालूम। गौहर साहब किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं, ये सब का सब एक टोटल क्लस्टर मैस है जिसकी कोई सिरा अभी फिलहाल नहीं पकड़ा जा रहा, नहीं समझ में आ रहा। ये तो अगर खान साहब जब कभी भी बाहर आएंगे तब ये इस कटोरे के अंदर से चीजें और सच निकलेगा कि ये सब के सब जो हैं क्या अपनी दुकान चमकाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने मान लिया हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान जो हैं वो अब जाते रहे हैं, उनकी जिंदगी जो है अब जेल के अंदर ही खत्म होगी। और जब ये इस तख्त के ऊपर से जब जगह बनेगी तो हम में से कौन है जो वहां पर जाकर बैठेगा। तो ये सारी चीजें बड़ी परेशान कुन हैं। जाते जाते आपको ये बताएं, जो जंग के हवाले से बातचीत है उसमें यह है कि पाकिस्तान ने अपनी फिजाई जो एक्टिविटी है उसको इंतहाई सेंसिटिव तरीके से रीराउट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ईरान ने ये कह दिया है कि अब वो इसराइल के इस हमले का जो परसों हुआ है उसका जवाब ज़रूर देगा, और वो उसके ऊपर अपनी ऑप्शंस को कंसिडर कर रहे हैं कि उन्होंने क्या करना है। ये जंग फैलती हुई और बढ़ती हुई नजर आ रही है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की इकॉनमी को खड़ा करने के लिए जो सारे इकदाम किए जा रहे हैं वो बहुत प्रीमेच्योर भी रह सकते हैं अगर ये जंग फैल गई, क्योंकि अगर ये फैली तो जो जीसीसी कंट्रीज हैं, जो अरब ममालिक हैं, वो इससे बाहर नहीं रह पाएंगे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान जो है वो किस हद तक इसमें इन्वॉल्व होता है और किस तरह से होता है। मजीद याह्या अफरीदी के हवाले से और जब बाकी क्या कहते हैं आपके
چیف جسٹس کے ساتھ جو پروٹیسٹ ہے اس پر اپڈیٹ لے کے آپ کے ساتھ کل ملاقات کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.